जब लगातार अकबर की क्रूरता की बात हो रही थी तो मुझे आल्हा उदल के बहुत सारे दोहे याद आ रहे थे जो हमारे गांव में गाए जाते थे और गर्मी की छुट्टियों में हम जाते थे तो सुनते थे। उसमें एक था कि 7 बरस लो कूकर जिए, 12 बरस जिए सियार, और बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब क्षत्रिय अगर 18 साल से ज्यादा जीता है तो उसके जीने को ही धिक्कार है, इस तरह का समाज था। और केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, सारी दुनिया में सामंत काल जो था, विद्वान बैठे हुए हैं, मुझे विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन वो इसी पर था कि आपकी तलवार में जोर है तो आपका शासन रहेगा, आपकी तलवार में जोर नहीं है तो आपका शासन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज थी, बाकी सारी चीजें इसके बाद आती थी, ये समझने समझाने की चीज नहीं है। अब आपको अगर अकबर को पढ़ाना है, मैं चूंकि कश्मीर पर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, लिखाई की है, तो कश्मीर को ही मैं जानता हूँ। तो मुझे एकदम से याद आया कि मान लो कश्मीर में अकबर को पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ाएंगे कि उसने आखिरी चक शासक को धोखा दिया, दिल्ली बुलाया, पटना में गिरफ्तार करके रख दिया। या फिर आप ऐसे पढ़ाएंगे कि जब वो कश्मीर 3 बार गया, वो कश्मीर पहली बार गया तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया और गाय दान दी, सोना दान दिया। कारण बहुत साफ समझ में आता है कि मुसलमानों को हरा के तो वो सत्ता में आया था, तो उसको अपनी सत्ता चलाने के लिए एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो कश्मीरी हो, कश्मीरी भाषा जानता हो, जो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी मदद कर सके। तो कश्मीरी पंडितों को गाय दान दिया उसने, कश्मीरी पंडितों को सोने की मोहरें दान दी। दूसरी बार जब जाता है तो वहाँ दिवाली थी। अब वो पहुंचा तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा टेंशन में था कि दिवाली पे क्या करना है बादशाह के साथ। बादशाह तो आगरा में भी दिवाली मनाते थे, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा दिवाली मनाई, झेलम में दिए बहाए और फिर दान पुण्य किया। तीसरी बार जब पहुंचा तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, और ज़बरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल की वजह कहीं ना कहीं मुगल सैनिक भी थे, मुगल सूबेदार भी थे, जिनकी प्रैक्टिस में था लूट पाट और सारा कुछ। उसने किला बनवाया। आप में से ज़्यादातर लोग, जो लोग कश्मीर गए होंगे, हरी पर्वत का किला देखा होगा, और वो किला अकबर ने बनवाया। और उस पर बाकायदा बाहर एक पट्टिका लगवाई जिस पर लिखवाया कि इसमें बेगार नहीं करवाया गया है। मर्दों को 6 आने, औरतों को 4 आने इसमें मजदूरी दी गई है। और सैनिकों को ये कहा कि जब तक कोई जंग का आलम ना हो या विद्रोह का आलम ना हो, आप किले से बाहर नहीं जाएंगे। यानी फ्यूचर भी संरक्षित कर गया कि ये जो लूटपाट और बाकी सारा कुछ है ये लोग नहीं करेंगे। अब महान बताने के लिए आपको किसी को भी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बताना हो, चाहे अकबर को बनाना हो, चाहे मेरे हमनाम जिनके नाम पर मेरा नाम रखा गया है, अशोक को बताना हो, आपको सम्राट अशोक को बताना हो, आप उन जो उस समय की रवायतें थी उससे अलग जो किया उसको हाईलाइट करते हो कि ठीक है, जंग इन्होंने भी लड़ी, कलिंगा में जाने कितने लोगों को मारा, नदी लाल हो गई खून से, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए, ये आप बताते हो। इतिहास का मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूं, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की शागिर्दी मुझे खूब मिली है, मतलब बचपन से मिली है। तो उनसे एक बार बात हो रही थी, हम लोग नेपोलियन पे बात कर रहे थे, और टीचर भी थे और दोस्त भी रहे। तो मैंने कहा सर कैसे देखा जाए इसको। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये नोट कर लो कि इतिहास में कोई हीरो नहीं होता, कोई विलेन नहीं होता। एक ही आदमी एक पॉइंट पे तुमको हीरो लग सकता है, दूसरे पॉइंट पे तुमको विलेन लग सकता है। तो कभी इतिहास अगर पढ़ने की कोशिश करना कायदे से, तो हीरो विलेन तलाशते हुए मत पढ़ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, जब आप टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं वहां पे। जब टीपू सुल्तान को खारिज इसलिए किया जाएगा कि वो मुसलमान है, तो फिर एक हिस्सा उठेगा और उसको सपोर्ट इसलिए करेगा कि वो मुसलमान है। और इसमें नुकसान किसका होगा? सारे एकेडमिक विमर्श का। नुकसान इस बात का होगा कि टीपू सुल्तान के पूरे शासन को कैसे देखा जाए, टीपू सुल्तान की, ये टीपू सुल्तान कोई भी हो सकता है, उसकी नीतियों को कैसा कैसे देखा जाए, उस टाइम पीरियड में ले जाकर उसको कैसे रखा जाए, ये नुकसान होगा। फिर सारी लड़ाई होगी कि एक वर्ग होगा जो कहेगा टीपू मुसलमान था इसलिए हमारा नेता है, और दूसरा कहेगा कि चूंकि मुसलमान था इसलिए उसके अंदर सारी कमियां हैं, कोई खूबी हो ही नहीं सकती। सारी प्रॉब्लम यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा हर शासन अपने हिसाब से इतिहास को आगे पीछे करता है। मैं लंदन गया हुआ था, मेरे दोस्त का बेटा हिस्ट्री पढ़ रहा है और लड़के आया था अपने टीचर से, तो काफ़ी गुस्से में था, मेरे से बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। आप लोग ये बात क्यों नहीं करते हो कि पूरे यूरोप में और ख़ास तौर पे ब्रिटेन में कॉलोनाइजेशन को पढ़ाया ही नहीं जाता है, कॉलोनी वाला जो मामला है उसको बहुत कायदे से निपटा दिया जाता है। तो यूरोप में जो हिस्ट्री में ट्रेन होता है बच्चा स्कूल में, उसको नहीं पता होता है कि हिंदुस्तान में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जाकर उनके पुरखों ने क्या कह ढाया है। बात समझने आती है? अपना दाग कौन दिखाना चाहता है?
नहीं दिखाना चाहते हैं, वो दिक्कत होती है। और कांग्रेस का रूल रहा हो, किसी का रूल रहा हो, आपने 77 की बात की, गांधी दर्शन समिति, गांधी दर्शन जो यहाँ पर है, गांधी जी की जहाँ पर हत्या हुई थी, 1977 से पहले वहाँ का जो गाइड था वो बताया करता था, जाकर वो बताया करता था कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है और नाथूराम गोडसे का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, ये बताया करता था वहाँ का गाइड। 77 में जनता पार्टी की सरकार आती है, हमारे पुराने गांधीवादी लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा का विभाग और सूचना प्रसारण का जो विभाग है वो मिलता है जनसंघ को। जनसंघ बड़े कायदे से अपना विभाग चुनता है। फिर जब एक बार वो गाइड बता रहा था, एबीवीपी के लोग पहुंचते हैं वहां, मारपीट करते हैं, और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से यह निश्चित हो जाता है कि वहां ये तो बताया जाएगा कि नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। तो एक बात तो बहुत साफ समझनी चाहिए कि नी जर्क रिएक्शन से कुछ होना नहीं है, ये बहुत प्लांट तरीके से है। शायद यहाँ मैं इकलौता व्यक्ति होऊंगा जिसने सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है। मेरी पूरी पढ़ाई 8वीं तक की पढ़ाई जो है सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, जबकि मेरे पिताजी अच्छे खासे प्रोग्रेसिव खुद को समझते थे और वहाँ के हिसाब से थे भी, लेकिन स्कूल ही नहीं थे अच्छे, सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते थे, कॉन्वेंट में कहते थे कि क्रिश्चियन हो जाएगा। तो बचा कुचा जो इकलौता स्कूल शहर में ठीक ठाक था उस कस्बे में शिशु मंदिर, वहाँ मैंने पढ़ा है। और वहाँ जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको लग रहा है कि ये आज शुरू हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग खुलता है मेरे ख्याल से 53 में, 1953 में पक्की बाग गोरखपुर खुलता है, और उसके बाद से लगातार शिशु मंदिर कम से कम उत्तर भारत में खुलते चले जाते हैं। और आप जाकर देख लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बेस है, जिस जाति और वर्ग से आता है, उनके घरों के बच्चे सरस्वती शिशु मंदिरों को गुलजार कर रहे थे। और जो हिस्ट्री आज अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी एनसीईआरटी में जो है वो बहुत कम है। आप जरा गौरव गाथा उठा के देख लीजिए, जो मेरे ख्याल से 4वीं या 5वीं में पढ़ाई जाती थी, इतिहास गा रहा है जो मैंने पढ़ा है, आप उसको जरा उठाकर देखिए, आपको लगेगा कि हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में मुसलमान तो थे ही नहीं, जहां आए वो बहुत भयानक, कुछ बहुत बुरे बुरे रूप में आए, बाकी तो कुछ थे ही नहीं। शकारी विक्रमादित्य, हूण जेता विश्वकर्मा, ये यशोधर्मा, हूण जेता यशोधर्मा, ये सारा कुछ हमारे बचपन में हमें ऐसे पढ़ाया गया था कि आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं, और रुचिका ने बिल्कुल सही कहा कि कितने लोग इतिहास पढ़ते हैं, 8वीं के बाद कौन इतिहास, 8वीं तक भी कितने लोग इतिहास पढ़ते हैं। यही अच्छी बात मुझे लगती है कि हमारे जो माँ बाप, आजकल के नए माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को साइंस मैथ्स में इतना उलझाए रहते हैं कि ये इतिहास बस चाहते हैं कि किसी तरह से इतना पढ़ने की पास हो जाएं, तो वो वहाँ भी बहुत नहीं पढ़ने वाले, मुझे पता है। लेकिन 8वीं के बाद, 12वीं के बाद इतिहास कौन पढ़ता है? आप समझा समझा के हार जाइए, सबूत दे दे के हार जाइए, लेकिन ये जो बचपन की ट्रेनिंग है, जिसके व्हाट्सएप जो है बस कुछ नहीं कर रहा है, ये टिपिंग कर रहा है, वो पूरा का पूरा बेस तो बचपन से तैयार हो चुका है। और मैं एक और बात बताऊं जिस पर किसी रिसर्चर ने भी अभी ध्यान नहीं दिया है कि शिशु मंदिर तो केवल आरएसएस का था ही, किसी भी आप कस्बे में जाएंगे तो 4-5 और शिशु मंदिर हुआ करते थे। अगर एक सरस्वती शिशु मंदिर है तो एक रामकृष्ण विद्या मंदिर होगा, एक फला शिशु मंदिर होगा, एक फला विद्या मंदिर होगा, और ये सारे के सारे आरएसएस से जुड़े लोगों के ही होंगे, और ये सब लगभग एक तरह का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 90 में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन होता है, और लिबरलाइजेशन के बाद ह्यूमैनिटीज को जो है वो बना दिया जाता है बी ग्रेड, सी ग्रेड की एजुकेशन। तो अब बच्चा 8वीं के बाद सीधे तैयारी करता है इंजीनियरिंग की। आईआईटी रुड़की, एमएनआर के अलावा सैकड़ों हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में खुल चुके हैं। 12वीं पास करता है, इंजीनियर बन जाता है, और उस जमाने में उसको नौकरी मिलती है, और वो अचानक प्रोफेसर से ज्यादा तनख्वाह पाने लगता है। अचानक वो पैकेजेस की बात आ जाती है, सिंगापुर घूम आता है, वो कहीं और घूम आता है, यूएस घूम आता है। उसके बाद उसको क्या लगता है कि सोसाइटी के अंदर मेरी पूछ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर मकानों में रहता है, बेहतर गाड़ियों से जाता है, और कई बार कम से कम कस्बाई कॉलेजों के प्रोफेसर से बेहतर अंग्रेजी बोलता है, कम से कम स्टाइल में। और उसकी जो हिस्ट्री की ट्रेनिंग है वो 8वीं तक की वही ट्रेनिंग है, और उसके बाद सारा कुछ जो ट्रेनिंग है वो आती है आपकी व्हाट्सएप, जो अब शुरू हुआ है। और व्हाट्सएप लगता है अब शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है। सलमान साहब 8वां या 9वां दिन रहा होगा बीए प्रीवियस का, मेरे कमरे में लोग आए,
और मैंने गांधी वध क्यों किया, वो किताब जो है मेरे कमरे में दे गए कि इसको पढ़ के वापस कर देना, रखने के लिए नहीं, उसको पढ़ के वापस करने के लिए। और ये हॉस्टल के हर कमरे में हुआ। मैं आपको बता सकता हूं कि 1989 से लेके 1991 से लेके 94 95 तक मैंने गोरखपुर में ये देखा कि हर साल नियम से जब नए बच्चे हॉस्टल में आते थे उनको ये किताब दी जाती थी। ये ट्रेनिंग तब से चल रही है। ये ट्रेनिंग कोई नई शुरू नहीं हुई है, 2014 से बस इतना हुआ है कि संस्थाओं पर उनका कब्जा हो गया है तो संस्थागत तरीके से होनी शुरू हो गई। बाकी ये ट्रेनिंग बहुत लंबे समय से हो रही थी। अच्छा, कई बार मैं सोचता हूं कि लोग व्हाट्सएप की हिस्ट्री पर भरोसा क्यों करते हैं। साफ कई बार लगता है कि यार इतने झूठ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी भरोसा कैसे कर सकता है। तब समझ में आता है कि आप जो सुनना चाहते हैं वो अगर कोई सुनाए तो आपको अच्छा लगता है। जैसे जब हम लोगों से कोई कहता है अशोक, आजकल आपका वजन थोड़ा कम हो गया है, तो पता है अभी एक दिन पहले वजन लिया है, जरा सा भी कम नहीं हुआ है, लेकिन सुन के अच्छा लगता है कि शायद मेरा वजन कम लग रहा हो। ये नॉलेज के साथ भी होता है। आप सवर्ण हैं, बचपन से मुस्लिम हेट पर, दलित हेट पर, ओबीसी बेवकूफ़ होता है, इस तरह की चीज़ें सुनते हुए आप पलते हैं। और कहीं अगर आपने शिशु मंदिर से पढ़ाई की है या आपके घर का कोई आरएसएस शिशु मंदिर से जुड़ा हुआ है तो वो ट्रेनिंग आपको लगातार मिल रही है। और उसके बाद जब अचानक आपको एक व्हाट्सएप मिलता है जो ये प्रूव करता है कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे, तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके नीतियों से शिकायत जो आपकी थी वो दूसरी थी। सबसे बड़ी शिकायत तो यही थी कि सवर्णों का जो पूरा एक प्रभुत्व था वो प्रभुत्व चला गया, आरक्षण आ गया, फना आ गया, ढिमका आ गया और आपका प्रभुत्व चला गया। अब जैसे मैं बताऊं, जिस समय हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, श्रीनगर के अंदर रास तरंगिणी पर एक सरकारी आयोजन हो रहा है। अभी तुरंत जब हम लोग बैठे हुए हैं तो राज तरंगिणी पर सरकारी आयोजन हो रहा है। राज तरंगिणी पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए कोई आपसे बताएगा कि कल्हण ने हर्ष के बारे में क्या लिखा था, राजा हर्ष के बारे में क्या लिखा था। और हर्ष कोई कल्हण के 200 साल पहले नहीं था। हर्ष के दरबार में कल्हण के पिता थे और हर्ष के बारे में जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो संस्कृत में खूबसूरत लगते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा तो बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन वो बताता है कि कैसे वो तोड़ा करता था मंदिरों को, मंदिरों से कैसे सोना चुराया करता था। वो बताता है कि अपनी सगी बुआ तक को उसने नहीं छोड़ा, उसके परिवार की कोई ऐसी महिला नहीं थी किसी रिश्ते की जिसका उसने भोग ना किया। वो बताता है कि तुर्कों के ऊपर वो क्यों भरोसा करता है, क्योंकि तुर्क जो है उसको औरतें उपलब्ध करा देते हैं, उसके बाद वो तुर्कों को पूरी तरह से जो है सारी छूट देता है। अब इसमें से मैं इतना उठा लूं कि तुर्क उसके समय में बहुत अत्याचार कर रहे थे, उठा सकते हैं। इतिहास की तो ये खूबी है ना कि इतनी सारी चीजें हैं, अगर मुझे ईमानदार नहीं होना है तो मैंने उतना उठा लिया और ये सारा कुछ छोड़ दो। क्या होगा, बड़े आराम से जो है, अगर कोई आदमी कश्मीर का इतिहास नहीं जानता है तो उसको बता सकते हैं कि हर्ष को औरतों के चक्कर में डालकर टर्कों ने जो है, तुर्कों मतलब मुसलमानों ने, मुसलमानों को तुर्क कहते थे वहाँ पे, तो मुसलमानों ने ये सारा कुछ किया था, बड़े आराम से बताया जा सकता है। और ये आपको अच्छा तब लगता है जब बचपन से आप मुस्लिम गेट पर पले हुए हैं, जब बचपन से एक तरह का आपको नशा दिया गया है कि आप चूंकि हिंदू हैं, आप चूंकि सवर्ण हैं, इसलिए आप भारतीय हैं। बाकी सब अगर आपकी तरह बिहेवियर करते हैं, अगर कलाम साहब सरस्वती के सामने वंदना करते हैं तब तो अच्छे मुसलमान हैं, नहीं करते हैं तो बुरे मुसलमान हैं। और अच्छा हिंदू बुरा हिंदू होने का कोई ऐसा डिफिनीशन नहीं दिया जाता है। कल मैं हुसैन डे पर था, बेंगलोर में बड़ा आयोजन था, वहाँ बेली पीठ के आचार्य जी आए हुए थे और वो वहाँ पर हुसैन के बारे में शानदार बातें कर रहे थे। ज़्यादातर उन्होंने कन्नड़ में कहा, उसके बाद उन्होंने हिंदी में थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की, अंग्रेजी में कहने की कोशिश की। और मैं मना रहा था कि कहीं वायरल ना हो जाए ये क्लिप। ये 70 साल के हैं बेचारे, इनको जितना कुछ जीवन में मिला है सिर्फ ये कहने के लिए कि हुसैन ने, वो जो उनका ये वाक्य है कि हुसैन ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं मेरा इस्लाम रहे, ये बात बेली पीठ का एक आचार्य कह रहा है। अब आप सोचिए अगर वो वायरल हो जाए तो उसका क्या हाल किया जाएगा। ये मैंने उदाहरण अलग से क्यों किया, जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं, कि एक ऐसा भय का माहौल बना दिया गया है जहां कहते हुए डर भी लगता है, जहां कहते हुए आपको डर लगता है। एक ट्विटर की जो बहस थी जो बहुत आगे चली गई है, नालंदा को लेके थी। 20 साल पहले नालंदा पर बहस कर सकते थे, कोई कहता कि नहीं आप गलत हैं, कोई कहता कि नहीं आप सही हैं, ये होता है। आप जिन भी सेमिनार्स में जाते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है तो उतना मजा नहीं आएगा, कोई आपको काउंटर करने वाला होता तो ज्यादा मजा होता। लेकिन उसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी को गंदा कर दिया जाए,
आपको बिल्कुल कचरे में डालने वाली कोशिश की जाए, आपके साथ जितना बुरा हो सकता है उतनी बुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद टिक पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज बहुत सारी एक बड़ी आबादी है जो जानती है, जो चीज़ों को समझती है, लेकिन बोलने से डरती है। कौन बोले, कौन गंदगी में पत्थर फेंके, ये छोटी छोटी 3-4 बातें मैंने की। और मुझे जो कहना है, पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी की किताब में जो चेंज होना था वो चेंज हो चुका है। वो चेंज हम बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं, शायद बदल सकते हैं सरकार। ये पूरी लड़ाई जो है, ये पूरी लड़ाई बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई है। ये एकेडमिक लड़ाई है ही नहीं। सजाद साहब 4 साल छुट्टी लेके और किसी जजीरे पे चले जाएं, वहां पूरा रिसर्च करके और ला के रख दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन जानिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए ना, अब ये प्रूव करना पड़ेगा हमको कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त था कि नहीं था। माई फुट नहीं करना है मुझे प्रूव, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसे ऐसे हम खांचों में बांध दिए गए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एकेडमिक लड़ाइयां अपनी तरफ चलती रहेंगी, वो काम आएंगी सरकार बदलने के बाद। जब सरकार बदल जाएगी, जब ऐसा माहौल होगा कि इस तरफ वो और उस तरफ हम बैठकर आमने सामने बहस कर सकेंगे, और यहां जो जज करने के लिए बैठे होंगे वो नागपुर से प्रणाम करके नहीं आए होंगे, या पैसे देके उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा, या इतना डर नहीं होगा उनमें कि अगर कुछ बोल दिया तो कल हमारा क्या होगा, तब तो किसी एकेडमिक बहस का कोई मतलब है। वरना आज आप प्रोफेसर हैं, मैं तो प्रोफेसर हूँ नहीं, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं रहा हूँ। पता नहीं क्यों लोग इतिहासकार कहते हैं, मैं तो खुद इतिहास लेखक कहना पसंद करता हूँ। लिखने का हक तो है मुझे, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। लेकिन ये लड़ाई हम सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ये सब लड़ाइयाँ अगर पॉलिटिकल नहीं होंगी तो आप यकीन जानिए, इन लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं। रिएक्शन की बात हो रही थी तो मुझे एक बड़ी मजेदार बात आई। गजा में जब से ये सारा कुछ शुरू हुआ है, अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं तो एक नया क्लास पैदा हुआ। पहले भी ऐसा हुआ है कि जेनोसाइड डिनायल करके पूरी अपनी एक चलती रही है, लेकिन एक नया क्लास यंग लोगों का डेवलप हुआ है जो ये साबित करने पे लगा हुआ है कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया वो ठीक किया। अब आप सोचिए कि अगर ये साबित हो जाए कि हिटलर ने जो किया यहूदियों के साथ वो ठीक किया, तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि तुरंत साबित हो जाता है कि नेतन्याहू जो गजा में कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो एक तरह की शैतानी को बचाने के लिए दूसरे तरह की शैतानी को आप जो ही सपोर्ट करना शुरू करते हैं, त्यों ही आप शैतानियत को एकदम लीगल बना देते हैं। फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर जो मुसलमानों के साथ अभी शुरू हुआ है वो बिल्कुल ठीक शुरू हुआ है। तब तो रिलीजन के आधार पर, कौम के आधार पर हत्याएं जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, नस्लवाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस माहौल में कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई नस्लवाद के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई किसी एक तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं थी। बहुत साफ ये बात एकदम डॉक्टर साहब ने इतना कायदे से समझाया कि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो, मेरा लॉजिक भी और मजबूत हो गया जिस चीज़ों को यूज़ करके मैं लॉजिक दे पाऊँगा। बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि इस बोझ से उठ के उस बोझ में बैठ जाने पर वो जो गोदी मीडिया आजकल टर्म चलता है वो ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ बोझ बदल जाएगी। नेहरू जिस तरह का संविधान हमें मिला है उसमें मौलाना आज़ाद भी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, नाम गिनाने का यहाँ मतलब नहीं है। वो संविधान बना ही था एक नए तरह के आइडिया ऑफ इंडिया पर। चला, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा दोनों कदमों से बड़ी मजबूती से चला डगमगाते हुए चला, 2 कदम आगे पड़े 2 कदम पीछे पड़े, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एक रास्ते पे चल रहा था। और ये समझना पड़ेगा वही इकलौता रास्ता है जिससे इन सारी चीज़ों का मुकाबला किया जा सकता है। हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस ये उस तरह से थी नहीं, और मैं आज बहुत जल्दी में आया तो मेरे पास कुछ रिटर्न नहीं था, इसलिए जो छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। इसलिए एक और बात मैं आखिरी 30 सेकंड की कह के ख़त्म करूंगा। ये कहना बंद कर दीजिए कि राजनीति से हमें क्या लेना देना। अगर आपको राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है, अगर आपके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी हैं, कांग्रेस बीजेपी आपके लिए एक जैसी है, आराम से 3 BHK में रहिए, गाड़ी से चलिए, बिना मतलब इस तरह की बहसों में मत आइए। आप इस लायक हैं ही नहीं कि इस तरह की बहसों में आ सको। बहुत साफ बट गई है दुनिया, आपको इस तरफ या उस तरफ खड़े होने का डिसीजन लेना पड़ेगा, और कायद के चक्कर में पड़ेंगे। कायद मैं किसी एक लीडर को नहीं कह रहा हूँ, जो कंसेप्ट है उस पर कह रहा हूँ। या आप सरसंघ चालक के चक्कर में पड़ेंगे, आपको लगेगा ये मुक्ति दिलाएंगे, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बाकी जो मिल जाए वो लेके रख लीजिए। बहुत शुक्रिया।